आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का जो है आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर की क्लास जो है वो पढ़ाऊंगा, जिसका सब्जेक्ट है आपका पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। मैं पिछली क्लास में जो है आप लोग को पढ़ाया था जो है मेजर पेस्ट ऑफ जो है वो राइस के बारे में, जिसमें मैंने एक लिस्ट दी थी आपको सारे राइस के जो मेजर पेस्ट थे उसके बारे में जो है डिटेल से बताया था। मैंने आपको जो है पहले आपको गंधी बग के बारे में पढ़ाया था, और मैं आज जो है आपको जो दूसरा मेजर पेस्ट है आपका राइस क्रॉप का वो है उसके बारे में पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है खरीफ ग्रास हॉपर। क्या नाम है? खरीफ ग्रास हॉपर, यानी खरीफ का टिड्डा। तो इसके बारे में मैं जो है आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, और आप लोग ध्यान से पढ़िए, और कोई समस्या होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जो है कमेंट करके आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो आइए इस पे ध्यान देते हैं। आज ये है आपका खरीफ ग्रास हॉपर। खरीफ का मतलब होता है जो खरीफ सीजन है आपका, जो धान ज्वार बाजरा मक्का ये सीजन है, तो इसमें लगने वाला जो कीट होता है उसको हम खरीफ कीट के नाम से जो है जानते हैं। तो खरीफ में क्या है? खरीफ में आपकी जो धान की फसल है उसका जो मुख्य कीट होता है जिसका नाम होता है ग्रास हॉपर। इसका ग्रास हॉपर क्यों पड़ा? तो इसका नाम है ग्रास प्लस हॉपर। तो ग्रास का मतलब हो गया आपका जैसे जो भी आपके खरपतवार घास है, और आपका जो है इंसेक्ट हो गया। हॉपर्स मीन्स जो है एक प्रकार से हम कॉम्बिनेस कह देते हैं इंसेक्ट को। तो घास में जो लगने वाला जो है वो कीट, यानी ये जो ग्रास हॉपर है पहले ये घास पर जो है वो ज़्यादातर देखा जाता था, बाद में फिर इसे फसलों पर भी अपना प्रभाव दिखाते हुए देखा गया, तो इसीलिए इसका नाम जो है पड़ गया ग्रास हॉपर। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपका इसकी जो मेन टैक्सोनॉमी है उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इस पे जो है जो इसकी मेजर आपकी टैक्सोनॉमी है, इसकी जो टैक्सोनॉमी है, इसका जो किंगडम होता है, किंगडम होता है जो एनिमैलिया है। किंगडम क्या है? एनिमैलिया। और इसका जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। और जो इसका क्लास है वो है इंसेक्टा। क्लास है इसका इंसेक्टा। और जो इसका ऑर्डर है वो है आर्थोप्टेरा। इसका जो ऑर्डर है वो है आर्थोप्टेरा। और इसका जो सब ऑर्डर है कैलिफेरिया। और जो इसकी फैमिली है वो है एक्रिडिटी। तो इस प्रकार से इसका जो है वो टैक्सोनॉमिकल जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका जो किंगडम है वो है एनिमैलिया, और जो इसका फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, और जो इसका क्लास है वो है इंसेक्टा, और जो इसका ऑर्डर है वो है आर्थोप्टेरा, और जिसका सब ऑर्डर है वो है कैलियोफेरा, और इसकी फैमिली क्या है? एक्रिडिटी। इस प्रकार से जो है इसका टैक्सोनॉमिकल जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो ग्रास हॉपर का जो है वो किया गया है। तो ये है इसका जो है वो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इसको आप लोग जो है वो याद रखेंगे। अब जो है फिर मैं आगे आता हूँ जो है,
तो इस प्रकार से जो है इसकी जो फैमिली है वो एक्रिडिटेई है। इसके जो पोषक पौधे हैं वो आपके, जिसको हम कह सकते हैं होस्ट प्लांट, यानी जिसमें ये प्रमुख रूप से जो है वो पाया जाता है, वो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि। वैसे तो ये एक प्रकार से किस प्रकार का पेस्ट होता है, ये पॉलीफेगस पेस्ट। क्या है? पॉलीफेगस पेस्ट, यानी जो आपका ग्रासहॉपर। पॉलीफेगस पेस्ट क्या होते हैं? वह कीट, वह पेस्ट जो कई प्रकार की फसलों को प्रभावित करते हैं। हाँ, तो ये इस प्रकार के जो है वो पेस्ट होते हैं पॉलीफेगस पेस्ट। और इसमें एक टॉपिक आता है जिसे आता है, क्या है? मोनोफेगस पेस्ट। मोनोफेगस पेस्ट, मोनो का मतलब होता है किसी एक फसल को जो प्रभावित करते हैं, जो किसी एक प्रॉपर फसल में ही लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोनोफेगस पेस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के जो मोनोफेगस पेस्ट हैं उसके मुख्य रूप से एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे आपकी जो है वाइट ग्रब हो गया, किस में लगता है? आपके पोटैटो में। इसी प्रकार से जो होता है, एक होता है ऑलियोफेगस पेस्ट। ऑलियोफेगस पेस्ट क्या होते हैं? ऑलियोफेगस ऐसे पेस्ट होते हैं जो एक किसी विशेष जो है वो एक ही जाति के फसलों को प्रभावित करते हैं, उसे जो हम क्या कहते हैं? ऑलियोफेगस पेस्ट कहते हैं। जैसे होता है आपका जो है बरगाडा क्रूसीफेरेनम। क्या होता है? बरगाडा क्रूसीफेरेनम। या फिर आपका होता है एफिड्स या माहो। ये किसी एक ही प्रजाति की जो है वो फसलों को प्रभावित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉलीफेगस पेस्ट, ऑलियोफेगस पेस्ट एंड मोनोफेगस पेस्ट, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार के पेस्ट जो है होते हैं। तो ये जो ग्रासहॉपर है वो किस प्रकार का पेस्ट है? ये क्या है? पॉलीफेगस पेस्ट है, जो कई प्रकार की फसलों को, खरीफ की कई फसलों को जो है वो प्रभावित करता है, जो हमने आपको ऊपर दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा इसका वितरण क्या है? वितरण इसको क्या बोलते हैं? या डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो इसका जो है वितरण मुख्य रूप से भारतवर्ष में सभी जगह पे धान की खेती होती है, यह मुख्य रूप से वहाँ पर पाया जाता है। तो भारत में जहाँ भी जो है वो धान की खेती मुख्य रूप से होती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आपका पंजाब है, हरियाणा, यहाँ राजस्थान, यहाँ पर जो आपकी जहाँ पर मेजर रूप से धान की खेती होती है, वहाँ पर यह पेस्ट जो है वो पाया जाता है। कई प्रकार विदेशों में भी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा, यहाँ पर भी ये जो है पेस्ट मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है। इसका क्षति एवं महत्व। क्षति महत्व का मतलब हो गया डैमेज एंड इम्पोर्टेंस। डैमेज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इसका जो है वो जो क्षति है इसका, वो किस प्रकार से ये फसल को डैमेज करते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा। तो इस कीट के प्रौढ़ जो है, प्रौढ़ मतलब क्या होता है? आपका एडल्ट। प्रौढ़ मतलब क्या हो गया? एडल्ट। और शिशु का मतलब क्या हो गया? निम्फ। ठीक है, जो एक के बाद जो निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? निम्फ। डैमेजिंग स्टेट, डैमेज कौन कौन करता है? एडल्ट प्लस निम्फ। तो जो इस फसल को जो ग्रासहॉपर की मोस्ट डैमेजिंग स्टेट होती है, वो कौन कौन सी होती है? एडल्ट एंड निम्फ, जिसमें से निम्फ इज द मोस्ट सीरियस स्टेज ऑफ द राइस ग्रासहॉपर। तो ये जो निम्फ होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फसल को प्रभावित करते हैं। ये जो है पहले तो ये जो है अपना जो है शुरुआत में जब एक से ये निकलते हैं तो ये फुदकते रहते हैं। इनका जो नेचर होता है वो वॉल्किंग टाइप का नेचर होता है। ये एक स्थान दूसरे स्थान पे जो है आप देखेंगे फुदकते रहेंगे। जहाँ आप देखेंगे जब पहली बरसात होती है जून के लास्ट महीने में, तब ये जो है आपको दिखाई पड़ना शुरू कर देंगे। ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों से माइग्रेट करके मैदानी क्षेत्रों में इनके एडल्ट्स आते हैं, और मैदानी क्षेत्र का जो तराई भाग होता है, जहाँ पर मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है इनकी जो फीमेल्स होती है वो एग लेइंग करती है। तो एग लेइंग करती है और उससे जो है जो
छोटे छोटे जो है वो निम्फ निकलते हैं। ये पूरी एडल्ट की तरीके से ही रहते हैं। ये एक प्रकार से जो है वो हरे कलर के, और इनके जो है वो लगभग पैर जो है पूर्ण विकसित होते हैं, विंग्स जो है डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से फुदकते हैं। और घासों को, इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एवं चेविंग टाइप होते हैं। सबसे पहले ये अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? घासों, क्योंकि इधर उधर टहलते हैं, फुदकते हैं, तो इनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन किससे प्राप्त करते हैं? जो मैदानी क्षेत्र की घासें होती हैं उससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद जो है उन्हीं घासों से धीरे धीरे जो है फुदकते हुए ये जो खेत होते हैं, धान की फसल होती है, जब धान की फसल जो है, धान की रोपाई होती है, तब फिर जून या लास्ट जून या जुलाई अगस्त के महीने में तब फिर ये जो है वो खेतों में प्रवेश कर जाते हैं। और उनको जो है वो खाना जो है वो जो आपकी कोमल फसलें होती हैं उसको प्रभावित करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इस कीट के जो प्राण होते हैं, निम्फ होते हैं, वो जो है ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। दूसरा जो मैं अभी बताया, जिसके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। किस प्रकार के मुखांग होते हैं? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप मुखांग होते हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इसमें किस प्रकार के मुखांग होते हैं? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, चेविंग टाइप। तो आप लोग ये ज़रूर ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी कंडीशन पूछा जाता है कि जो ग्रास हॉपर होते हैं उस किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। उसमें जो है माउथ पार्ट होते हैं आपके काटने एवं चबाने वाले, यानी बाइटिंग एवं चेविंग टाइप से। तभी ये पत्तियों को देखो बिल्कुल कैंची के तरीके से, इनका जहाँ पर डैमेज किए रहते हैं उस पत्ती को देखो तो पूरा ये इस तरह के जो है पूरा ये ऐसे, जैसे मान लीजिए लीफ है ना, ये ऐसे धान की लीफ है, तो ये ऐसे इस प्रकार से जो है उसको काटे रहेंगे, ऐसे 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 जो है धब्बे धब्बे उसमें पूरा बनाए रहेंगे। इस प्रकार से जो है वो काट करके बीच बीच में ऐसे 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 शेप जो है वो बना देते हैं। तो इस प्रकार की इनकी किस प्रकार बनाते हैं? इनके बाइटिंग एवं चाइनिंग टाइप मुख होते हैं, उसी से ये इस प्रकार के जो है सिम्टम जो है वो लीफ में आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तीसरा क्या होता है? तीसरा हमने इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है, देखिए, प्रौढ़ कीट की अपेक्षा जो है शिशु अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडल्ट की अपेक्षा जो है वो निम्फ जो है वो फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा हानि जो है वो ग्रास हॉपर कौन सी स्टेज में होता है, तो वो निम्फ स्टेज में होता है। निम्फ जो होते हैं वो धान की फसल को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो इसके बाद क्या है? यह जून के अंत में अंडों से निकलने के बाद अक्टूबर के महीने तक जो है वो रहता है। हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या है कि यह जो है जब जो फीमेल्स होती है वो जून के अंत में जो है वो एग लेइंग करती है। जून के लास्ट में जो है वो एग लेइंग करती है, और वह एग जो है वो 9 महीने के बाद उससे निम्फ निकलते हैं। यानी जैसे इस जून में एग लेइंग किया फीमेल ने, तो फिर अगले वर्ष अक्टूबर में, यानी 9 महीने के बाद, लगभग जून जुलाई में एग लेइंग किया, तो अगले वर्ष जब हो अक्टूबर के महीने में जो है इनके वो अंडे जो है वो उससे जो है निम्फ जो है वो निकलते हैं, और वो फिर जो है फसल को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी जो एग से निम्फ निकलने की अवस्था है वो लगभग 9 महीने की होती है। अगला पॉइंट है इसमें, यह कीट प्रारंभ में वर्षा प्रारंभ होने पर दिखाई पड़ता है, बाद में यह फसलों पर आक्रमण करता है। तो यह कीट जो है जब प्रारंभिक वर्षा होती है, जब शुरुआती वर्षा होती है, तब यह जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तभी जो है इसके जो है जैसे आपका जो है अक्टूबर में एग लेइंग किया फीमेल ने, तो फिर वो जाके जून में फूटता है अंडा, फिर उससे क्या होता है निम्फ निकलते हैं। तो निम्फ जो है आपके जो है वो उसमें आपको वर्षा के प्रारंभ में ही जो है वो दिखाई पड़ने लगते हैं। सबसे पहले जो है ये मैदानी क्षेत्र में, जो तराई क्षेत्र होता है, वहाँ की घासों में जो है वो फुदकते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद जब धान की रोपाई होती है तो फिर ये धान की फसल में को प्रभावित करने लगते हैं, और उस पर ये जो है वो दिखाई पड़ने लगेंगे। इसके बाद क्या है कि ये पत्तियों के खाए जाने से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, और इन पर धान की छोटी छोटी
बालें जो है वो लगती हैं। तो जो निम्फ होते हैं वो सबसे पहले जो धान की जो बूटिंग, धान की जब बूटिंग अवस्था होती है, जो उससे कल्ले निकलते हैं, तो सबसे पहले जो निम्फ होते हैं उनकी कोमल पत्तियों को खाते हैं और उसको खाते हैं। उसके बाद जब उससे बाल निकलती है धान की, तो जो उसकी कोमल बालें निकलती हैं उसको भी ये चबा लेते हैं, उसको भी काट के जो है वो खा लेते हैं। तो फिर उसको भी ये जो है प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है कि बाल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये धान का पौधा है, ये मान लीजिए धान का इस प्रकार का जो है वो धान का जो है पौधा है। ये धान का मान लीजिए पौधा है। इससे तो पहले क्या करते हैं, ये जो निम्फ होते हैं, ये जो है इनके पहले क्या करते हैं, ये जो कोमल पत्तियां होती हैं उसको जो है वो काटते हैं। उसके पश्चात जो ये बाल निकलती है, बाल के जो इसकी उसको भी जो है वो काट करके जो है वो प्रभावित कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो बाल की ग्रोथ है जो है वो रुक जाती है, बाल की ग्रोथ प्रॉपर जो है वो नहीं हो पाती है। तो जैसे पत्तियों के साथ साथ इनका जो है वो दाने भी जो है वो सही से निकल नहीं पाते हैं और इसकी बाल भी जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है फसल को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो है जिससे क्या होता है कि इनका जो है जो पत्तियों खाने से जो है पौधों की जो बढ़वार होती है वो भी प्रभावित हो जाती है, जिससे जो है पौधे छोटे रह जाते हैं, बालियाँ कम निकलती हैं, फिर जो है प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद क्या है, जिससे दाना पतला एवं कमज़ोर हो जाता है। तो जब बालों को प्रभावित करेंगे, पत्तियों को काट देंगे, पत्तियों में सही प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, इनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं प्लांट्स की वो बाधित हो जाती हैं। तो उसमें जो है क्या होता है कि उससे पौधा कमज़ोर हो जाता है, दाने जो बालियों में बनते हैं पतले बनते हैं, खोखले रह जाती हैं, जो उनकी ऊपरी परत होती है वो बिल्कुल सफ़ेद करी खोखली रह जाती है, जिससे जो है वो जो भी दाने बनते हैं वो कम गुणवत्ता वाले होते हैं और उत्पादन जो है वो काफ़ी घट जाता है। इस प्रकार से जो है इनका प्रकोप अगस्त सितंबर के महीने में अधिक रहता है। यानी आप देखेंगे कि इनका सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो अगस्त से सितंबर अक्टूबर महीने में अधिक होता है। आप देखिए ये मैंने एक फ़ोटो दी है, इसमें देखिए जो इसका डैमेज होता है इस प्रकार से ये फसल को प्रभावित करते हैं। इसमें देखिए पत्तियां बिल्कुल पीली रह गई हैं और जो इसमें ये बालें हैं, देखिए बाल जो धान की है बिल्कुल कमज़ोर रह गई है। ये देखिए सही से इसमें दाने नहीं लगे हैं, दाने कहीं कहीं लगे हैं, जो दाने लगे भी हैं उनकी गुणवत्ता बहुत जो है वो कम है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रभावित करते हैं। इस फोटो के माध्यम से मैं आपको जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए आपकी पत्तियाँ पूर्ण से पीली पड़ गई हैं और धान में जो है वो देखिए बाल सही से नहीं लगी है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल डिक्रीज हो गई है। तो इस प्रकार से ये फसल को जो है वो प्रभावित करते हैं। अब जो है इसका लाइफ साइकिल यानी ग्रासहॉपर का जीवन चक्र। तो ग्रासहॉपर का जीवन चक्र जो है वो इस प्रकार से होता है। इसकी मुख्य रूप से जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, एग, निम्फ और एडल्ट। कौन कौन सी होती, एग, निम्फ और एडल्ट। इनके जो निम्फ होते हैं वो कई प्रकार से जो है अलग अलग मोल्ट करते हैं। तो इस प्रकार से मैं फिगर में आपको दिखाना चाहूँगा। जो इनके क्या हैं, ये इनके हैं जो है एडल्ट्स। ये क्या है, इनके एडल्ट्स हैं। एडल्ट्स आप देखिए पूर्ण रूप से ऐसे ही होता है सेम। देखिए ये जो मैं थोड़ा सा इसका जो है जो एग्स होते हैं, इनके जो एग्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। देखिए ये तो पत्तियों में इन्होंने दिया है, लेकिन इनकी ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो एग लेइंग करती हैं
जो मॉइस्चर वाली जगह ज़्यादा होती है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इनकी फीमेल जो है वो एग लेइंग करती हैं। इनकी जो एग की क्वालिटी क्या होती है, जैसे एक जो है वो धान के दाने के समान होते हैं। जैसे आप राइस देखे होंगे, धान का देखे होंगे, तो वो जिस प्रकार से होते हैं, तो उसी प्रकार से इनके देखिए ये फोटो में आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार के इनके एग्स होते हैं। इसमें जो है इनके जो है हल्का पीले कलर के जो है वो एग्स इनके होते हैं। और इस प्रकार से देखिए एग्स हैं इनके। और ये क्या है, ये है इनके निम्फ हैं। क्या है ये निम्फ हैं, निम्फ्स। ठीक है, तो ये निम्फ्स देखिए देखने में तो बिल्कुल एडल्ट की तरीके दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें भी पैर इनके पूर्ण विकसित हैं, इसमें भी पूर्ण विकसित हैं, इसमें एंटीना है, आई है, इसमें भी एंटीना आई है। तो लगभग देखिए सेम ही एडल्ट की तरीके से हैं, बस प्रभाव फर्क इतना होता है कि ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं। इनके जो विंग्स होते हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं पूर्ण रूप से अभी डेवलप नहीं होते हैं, ये फुदकते रहते हैं। तो ये देखिए लगभग सेम होते हैं। फिर ये निम्फ जो होते हैं वो धीरे धीरे उसमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग के पश्चात वो इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा देखिए बड़ा दिख रहा है, पूरा तरीके से ये जो है वो इनका बॉडी पूरा ग्रीन दिख रहा है। और फिर उसके बाद फिर मोल्ट होकर के ये इस तरीके से हो जाते हैं। देखिए ये इस तरीके से, देखिए ये जो है ये इस तरीके से हो गए। तो इस तरीके से ये जो है मोल्ट होकर लगभग एडल्ट के समान ही जो है वो प्रतीत होने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है जीवन चक्र होता है। थोड़ा सा जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो मैं इसका जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा उस पर भी आप लोग को प्रकाश डालना चाहूँगा। तो देखिए एक इसमें देखिए ये दो लाइनें जो इसके सर के ऊपर देख रहे हैं, ये क्या है? हाँ, आप कमेंट्स करके बताइए ये क्या है। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा। ये है एंटीना, इसका क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? एंटीना। इसका काम क्या होता है छात्रों? तो इसका काम ये होता है कि ये मुख्य रूप से तीन जिससे कि आसपास का ज्ञान इसके माध्यम से होता है, स्वाद का ज्ञान होता है, सुगंध का ज्ञान इंसेक्ट को होता है। तो ये एक प्रकार किस प्रकार के ऑर्गन्स में आते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। एंटीना इसे क्या है? सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। तो एंटीना आपका क्या कहलाता है? सेंसरी ऑर्गन के अंतर्गत, संवेदी अंगों के अंतर्गत आता है। यानी इनसे कीट को सेंस का ज्ञान होता है, कहाँ पर सुगंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान और इनका रास्ते का ज्ञान, अपना किधर जाना है। तो ये सारी चीज़ें ये एंटीना के माध्यम से ग्रहण करते हैं। दूसरा देख रहे हैं इसमें आँख। तो इसमें कितनी होती? एक जोड़ी आँखें होती, एक इस साइड है और एक उस साइड है। इसको एक प्रकार से कहते हैं कंपाउंड आई। और दूसरा आप देख रहे होंगे, ये देखिए पैर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। हाँ, ये 1 2 3 4 यानी 2 जोड़ी इसमें जो है वो पैर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार के पैर होते हैं? ये जो सामने वाले पैर हैं ये हैं वॉल्किंग लेग्स, वॉल्किंग टाइप लेग्स। ठीक है, ये एक प्रकार के वॉल्किंग लेग्स हैं। और जो पीछे वाले लेग्स हैं इसको बोलते हैं हम जंपिंग लेग्स, जंपिंग लेग्स। ठीक है, तो वैसे तो मोस्टली इसमें जो है अगर आपके एग्जाम पूछा जाता है कि किस प्रकार के ग्रासहॉपर में किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं, तो आप टिक करेंगे या वॉल्किंग रहेगा तो वॉल्किंग, या जंपिंग रहेगा जंपिंग, दोनों में से एक ही चीज़ रहेगा। तो इसमें किस प्रकार के लेग्स होते हैं? जंपिंग टाइप, यानी कूदने वाले जो है वो पैर जो है वो पाए जाते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं एंटोमोलॉजिकल भाषा में सैटेटोरियल टाइप लेग। क्या कह सकते हैं? सैटेटोरियल टाइप लेग। ठीक है, तो किस प्रकार के लेग होते हैं? सैटेटोरियल टाइप लेग या जंपिंग टाइप लेग या वॉल्किंग टाइप लेग हम इसमें कुछ कहते हैं, क्योंकि ये कूदते हैं, फुदकते हैं, बहुत तेज़ी से जंप करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो जंपिंग करते हैं, इसीलिए इस प्रकार के जंपिंग लेग्स पाए जाते हैं। तो ये आपके क्या हैं? ये लेग्स होते हैं। अच्छा, लेग्स में भी कई प्रकार के जो है मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो देखिए ये जो भाग इसके शरीर से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? कोक्सा।
इसको बोलते हैं, दूसरा जो भाग है इसको बोलते हैं ट्रोचेंटर, ट्रोचेंटर। और ये जो सबसे बड़ा भाग है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो है ग्रासहॉपर में जो सबसे बड़ा भाग होता है, यानी पैर का सबसे बड़ा भाग है, उसका क्या नाम होता है? तो उसको क्या कहते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। उसके बाद क्या है? टीबिया, टीबिया। और जो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? टार्सस, टार्सस। ठीक है, तो ये जो लास्ट में सबसे दिख रहा है आपको, बिल्कुल घिसते हुए चलता है, इसको क्या बोलते हैं? टार्सस। ठीक है, तो आप लोग लगभग कुछ समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा मैं जो है मॉर्फोलॉजी आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर किसी प्रकार की कुछ समस्या नहीं है, समझ में आ रहा था, आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। तो इनका जो जीवन चक्र होता है वो मोस्टली जो है वो हमने आपको भी पढ़ाया दिखाया वीडियो में। तो एग, निम्फ और एडल्ट, इनके लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट। तो सबसे पहले मैं एग थोड़ा सा बताऊंगा कि एक अंडकोष्ठ एग चैम्बर में लगभग मादा जो है वो 40 अंडे रखती है। तो थोड़ा मैं शॉर्टकट में आप लोग को समझा दूंगा। तो सबसे पहले जो फीमेल होती है, जब फीमेल क्या करती है, मेल से मैथुन के पश्चात जो है वो एग लेइंग करना शुरू करती है। तो फीमेल सबसे पहले एग लेइंग करने के पहले क्या करती है, थोड़ा साइंटिफिक रीज़न आप लोग समझ लीजिए। फीमेल जो है वो अपने जो उनका ओविपोजिटर है, ओविपोजिटर को निकाल करके वो मिट्टी में रगड़ती है। मिट्टी में रगड़ने का सीन क्या होता है, जहाँ रगड़ते रगड़ते जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर ये तलछट एरिया होता है, आपके नदियों के किनारे का जो एरिया है, मॉइस्चर एरिया होता है, वहाँ पर ये जो है एग लेइंग करती है। तो जहाँ पर अपने ओविपोजिटर को जो है वो मिट्टी में रगड़ती है, और जहाँ पर जो है वो उसको धंसा देती है। मिट्टी जहाँ पर जब नमी रहेगी मिट्टी में जहाँ पर, तभी तो वो धंसेगा। तो वहाँ पर इसको अपने ओविपोजिटर को जो है धंसाती है, और धंसाने के पश्चात जो है एक प्रकार की उसमें चैम्बर का निर्माण करती है। जब वो घुस जाता है तो एक प्रकार के चैम्बर का नीचे निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग चैम्बर। एक चैम्बर वो बनाती इस प्रकार से, देखिए थोड़ा सा फोटो में, इस प्रकार का चैम्बर बनाती है। ये यहाँ पर क्या है उसका, यहाँ पर क्या घुसेड़ी है? ओविपोजिटर अपना घुसेड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो एग चैम्बर वो बनाती है। प्रकार से अपने ओविपोजिटर घुसेड़ती है, और इस प्रकार का एक जो है वो एक चैम्बर का वो निर्माण करती है। तो एक चैम्बर का निर्माण करती है, फिर उसके बाद जो है अपने जो उसका जो मादा जनन अंग है उससे एक प्रकार का जो है फ्लूइड सेक्रेट करती है। वो फ्लूइड सेक्रेट करने का रीज़न क्या होता है, जब उस एग चैम्बर में, जो ये एग चैम्बर इन्होंने बनाया है, उसमें एक प्रकार का जो फ्लूइड होता है उसको सेक्रेट कर देती है। तो सेक्रेट करने के पश्चात क्या करती है, फिर उसमें एग को जो है वो रखती है। वो जो एक प्रकार का फ्लूइड होता है उसको सेक्रेट करती है, उसमें एग को जो है वो छोड़ देती है। एग जो है, एग अंडों के एक प्रकार का जो है एग पॉड जो है, एग चैम्बर में जो है वो उसके लगभग 40 अंडे जो है वो रखती है। कितने अंडे रखती है? 40 एग्स। यानी एक जो एग पॉड इस जो बनाती है, एग पॉड जो है वो उसमें कितने अंडे रखती है? 40 अंडे जो है वो देती है। तो ठीक है, तो जो और ये जो फ्लूइड होता है वो एक प्रकार से जो अंडे देती है उसको सीमेंट की तरह जो है, जैसे सीमेंट जो है वो दीवार को बिल्कुल चिपका लेता है, वैसे ही वो अंडों को पूरी तरह से जो है वो कवर अप कर लेता है, एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर लेता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फिर वो क्या करती है, फिर मिट्टी से उसको जो है वो गड्ढे को जो है वो बराबर यानी पैक कर देती है, बंद कर देती है। फिर वो गड्ढे बिल्कुल पैक रहते हैं, और वो जो है फिर अगले साल जब अगस्त में तो अंडे देती है, अगर उसमें अक्टूबर के महीने में, फिर अगले वर्ष 9 महीने बाद जब बरसात होती है जून में, तो वो अंडे जो है वो फूटते हैं, फिर उससे जो है वो निम्फ निकलते हैं।
तो इस प्रकार से क्या है, वो अंडे पूरी तरह से सुरक्षित बने रहते हैं, किसी प्रकार के जो है उसमें पानी या अन्य चीज़ों का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ पाता है। तो वो फ्लूइड जो होता है वो अंडों को जो है वो प्रोटेक्ट करने का जो है वो काम करता है। उसके बाद क्या करता है, तो इस प्रकार से इनके जो अंडे होते हैं उनकी सर्वाइवल की कंडीशन जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब मरते नहीं है, पूरी तरह से वो सुरक्षित रहते हैं और टोटल अंडों से जो है वो निम्फ जो है वो निकलते हैं। तो एक पॉड जो रखती है इसके अंदर, तो एक पॉड में लगभग जो है कितने होते हैं, 40 अंडे जो है होते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 15 से 20 अंडपिंड यानी एग पॉड, जो हमने अभी ऊपर लिखाया एग पॉड रखती है। ठीक है, यानी एक पॉड में जो है 40 होते हैं और वो अपने जीवन काल में पूरे अपने लाइफ साइकिल में जो है वो 15 से 20 अंडे जो है वो रखती है। जो एग पॉड होता है उसके प्रत्येक अंडा धान के दाने की तरह हल्के पीले रंग के होते हैं। तो मैंने जैसे बताया ही आपको, जो ग्रासहॉपर के अंडे होते हैं वो धान के दानों की तरह हल्के पीले कलर के जो है वो होते हैं। तो वो जो है एग पॉड में वैसे ही अंडे जो है वो देती है। अगला पॉइंट है, इनमें अंडों के पकने एवं फूटने का समय कितना होता है, 9 महीने का होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जो अंडे के फूटने का समय होता है, यानी एग से निम्फ के निकलने के बीच का जो टाइम होता है वो कितने महीने होता है, 9 महीने। यानी अक्टूबर के महीने में एग लेइंग करती है फीमेल और वो अगले वर्ष जा कर के जून के महीने में ही फूटते हैं। तो इनका एग से निम्फ निकलने का टाइम क्या होता है, 9 महीने का। और अगली स्टेज है वो निम्फ स्टेज। जो निम्फल स्टेज होती है, इट इज़ द वेरी सीरियस स्टेज, सीरियस एंड मोस्ट डैमेजिंग स्टेज ऑफ राइस, मोस्ट डैमेजिंग स्टेज ऑफ राइस। ये जो है क्या होते हैं, शिशु जिनकी लंबाई 6 mm होती है तथा पंख नहीं होते हैं। तो शुरुआत में जब एग से निम्फ निकलते हैं तो उनकी लंबाई कितनी होती है, 6 mm, और उसमें किसी विंग्स जो है वो नहीं पाए जाते, यानी विंग्स जो है वो डेवलप्ड नहीं होते हैं। अगला है, ये फुदक कर एवं कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी जो निम्फ होते हैं वो फुदकते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है वो मूवमेंट कर रहते हैं। सबसे पहले जो है वो अपना जीवन यापन कहाँ करते हैं, घासों पे करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में, और फिर उसके बाद उसी से जो है फुदकते हुए जो है वो जब धान की रोपाई होती है आपकी जुलाई से अगस्त महीने में, तो उसमें ये प्रवेश कर जाते हैं और धान की फसल को जो है वो प्रभावित करने लगते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगला पॉइंट है, शिशु काल नर से 70 दिन एवं मादा में 80 दिन का होता है। तो जो निम्फल स्टेज होती है, निम्फ स्टेज होती है, तो मेल में कितने दिन की होती है, मेल जो निम्फ होते हैं उनकी स्टेज कितने दिन होती है, वो होती है 70 डेज। और जो है फीमेल में कितनी होती है, फीमेल में होती है आपका 80 दिन का। टोटल कितने होते हैं, 80 डेज का होता है। ठीक है ना। तो जो शिशु काल होता है यानी निम्फ अवस्था होती है वो नर में होती है 70 दिन की और मादा में होती है 80 दिन की। यानी वो नर है तो 70 दिन जो है लगेगा और मादा होगा तो 80 दिन लगेगा। इसके पश्चात में प्रौढ़ में बदल जाते हैं। तो इसके पश्चात वो 70 से 80 दिनों के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाते हैं, एडल्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एडल्ट्स में। यानी पूर्ण रूप से वो जो है उनके पंख जो है वो विकसित हो जाते हैं और वो प्रौढ़ कीट में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब अगली अवस्था है एडल्ट, यानी प्रौढ़ टिड्डे पीले रंग के होते हैं। तो सबसे जो एडल्ट होते हैं वो कितने होते हैं, पीले कलर के होते हैं। इनका कौन सा कलर होता है, येलो कलर। तो एडल्ट्स जो होते हैं वो खरीफ ग्रासहॉपर का पीले कलर के होते हैं और इनमें नर जो होते हैं वो 37 mm के होते हैं तथा मादा जो होती है 75 mm लंबी होती है। तो इस प्रकार से जो है वो होती है। थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए आपको फिर से मैं बैक जाके थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें जो दो मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था
देखिए मैं आपको शुरुआती क्लास में मैं आपको देखिए पढ़ाया था यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर मैं आपको जो है बताया था कि आपको जो है ये देखिए हमने आपको बताया था जो है ये इनकी दो प्रजातियां होती हैं। एक होता है जो है हीरोग्लाइफस, एक होता है इनका हीरोग्लाइफस, एक इनकी होता है हीरोग्लाइफस नाइग्रोप्लेंटस वेलिवर और दूसरी होती है हीरोग्लाइफस बनियान फाइबर। ये इनकी दो प्रकार की जातियां होती हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर यही होता है कि इनके जो इनके मेल होते हैं वो 37 mm आपके जो है 37 mm के होते हैं और फीमेल जो होती हैं वो 75 mm लंबी होती हैं। जो इनकी लंबाई होती है वो मेल की होती है 37 mm और फीमेल की होती है 75 mm। और इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है वो मेल जो होता है वो 25 mm लंबा होता है, 25 mm, और फीमेल जो होती है वो आपकी होती है आपकी 37 mm। ठीक है ना। तो इसमें ये अंतर होता है, इनके जो मेल होते हैं वो 37 mm लंबे होते हैं, फीमेल जो होती है 75 mm लंबी होती है। और जो हीरोग्लाइफस बनियान होता है उसके मेल होते हैं 75 mm लंबे और फीमेल होती है 70 mm लंबी। ये इनका मोस्टली जो है वो डिफरेंट होता है। तो मैं फिर जो है जहाँ से मैं छोड़ा था आपको फिर वहीं लेके चल रहा हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको छोड़ा था, तो इस यही अंतर है। इसमें नर 37 mm तथा 75 mm लंबी होती है। प्रौढ़ टिड्डों की पिछली टांगों की टीबिया नीले कलर की होती है, यानी जो एडल्ट होते हैं उनकी जो बैक जो पिछली टांगे होती हैं जिसको हम टार्सस बोलते हैं वो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। ये आपकी दोनों प्रजातियों में इनका होता है। ठीक है। अंडे रखने के कुछ दिन बाद मादा जो है वो मर जाती है, यानी एग लेइंग करने के बाद जो है जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो मर जाती है। और ऐसा मेल में भी होता है कि मेल भी जो है मैथुन करने के बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है, यानी इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो केवल 1 साल 1 ईयर रेगुलरली होता है। तो वर्ष में केवल एक पीढ़ी मिलती है। इनकी जो इनकी पीढ़ी होती, जो इनकी स्टेजेस होती है वो केवल एक ही पीढ़ी जो है वो पाई जाती है। अब उसके बाद बात आती है नियंत्रण की। तो मैं जो है आपको नियंत्रण के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इनका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। तो नियंत्रण के लिए इनका क्या होता है कि फसल कट जाने के बाद खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। यानी जब हम जैसे गेहूं हम लिए हैं तो गेहूं की फसल जब कट जाती है तो हमको खेत की जो है वो MBP मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से जो है वो जिसको गांव में बोलते हैं दुईफरवा, तो उससे हमको इसकी जुताई कर देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो इनके एक्स प्यूपा वगैरह जो भी हैं, जो इनके अदर तमाम प्रकार के इंसेक्ट हैं वो ऊपर आ जाएं और धूप के प्रभाव में वो जो है नष्ट हो जाएं, जैसे वो सन स्टेलाइज मिट्टी हो जाए, जिससे अगली फसल में इनका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो गहरी जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद वो तो हैंड नेट से कलेक्ट करना चाहिए। अगर फील्ड में इसका प्रभाव देख रहे हैं तो एक आता है हैंड कलेक्टिंग नेट, जो एक प्रकार से नेट होता है, वो उसमें जो है बड़ा सा जो है वो हत्था लगा होता है। उससे अगर थोड़ा बहुत हमको खेत में दिखाई दे रहा है तो हमको जो है उसका कलेक्शन कर करके और इसको हमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिससे हम इनकी संख्या थोड़ी बहुत है तो उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि खेतों में प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप लगाना चाहिए। तो अगर इसका प्रभाव है तो हम एक प्रकार से जो फिजिकल कंट्रोल मैकेनिकल कंट्रोल है इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइट ट्रैप के माध्यम से भी हम इनकी संख्या को नियंत्रित कर लेते हैं। प्रकाश प्रबंध लगाने से क्या होगा, ये प्रकाश की जो इनके एडल्ट होंगे हिम्स होंगे वो प्रकाश की तरफ जो है आकर्षित होंगे और प्रकाश प्रपंच के नीचे जो है एक टब में हम केरोसिन ऑयल रखे रहेंगे और उसी ऑयल में गिर करके ये मर जाएंगे, जिससे हमारा नेचुरल रूप से ये कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद है अगर इनका प्रकोप ज़्यादा हो गया है फसल में तब हम जो है रासायनिकों का कुछ रसायन हैं जिसका हम प्रयोग जो है वो
कर सकते हैं। जैसे जो है निम्नलिखित जो दवाएं हैं इसको हम प्रभावित फसल में जो है वो डस्टिंग के माध्यम से जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डस्टिंग कैसे करना है, तो जैसे ये मिथाइल पैराथियान एक रसायन है जिसकी 2% जो है वो डस्ट को हम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। ये जो मात्रा दी गई है वो किस में है, वो 1 हेक्टेयर के लिए जो है वो निर्धारित करी गई है। मिथाइल पैराथियान 2% धूल को 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। दूसरा है फेनिजेथिपान 5% धूल को 20 किलोग्राम जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से हम जो है वो दे सकते हैं। मैलाथियाम जो है 5% धूल को जो है वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो फसल में जो है वो हम डस्टिंग यानी बुरकाव जो है वो कर सकते हैं। तो हमें डस्टिंग किस समय करना चाहिए, हमेशा मॉर्निंग के समय करना चाहिए। क्यों मॉर्निंग के समय करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के समय जो है फसल पे जो है वो ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, और जब ओस की बूंदों में हम दवा को अप्लाई करते हैं तो जो धूल के फॉर्म में होती है वो चिपक जाती हैं, और चिपकने के पश्चात जो है वो फसलों पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं और उस पर असरदार होती हैं, जिससे कीटों का प्रकोप फसल पे नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है हमेशा डस्टिंग जो है वो मॉर्निंग में करना चाहिए। अब अगर उसमें प्रभाव हो गया है ज़्यादा तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसको हम स्प्रे के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। जैसे मैलाथियान 50 EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम जो है वो दे सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है मैलाथियान जो है वो को अप्लाई हम छिड़काव के लिए कर सकते हैं। नुआन जो है 76 EC 200 ml जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुछ हम उसका जो है नेचुरल यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी कुछ प्रेडिएटर पैरासाइट इंसेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे नेचुरल इनमी के लिए आपको सैसलो स्पीसीज के कुछ कीट होते हैं जिसको हम नेचुरल कंट्रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कैकेलस स्पीसीज के कुछ इंसेक्टेड हैं जो एक प्रकार से जो है वो पैरासिटिम्स के रूप में जो है वो इंसेक्ट को जो है वो मारते हैं, किल करते हैं और अपना वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आपको जो है वो बताई हैं। ये एक प्रकार का जो है ये देखिए, ये एडल्ट ग्रासहॉपर का जो है वो पिक है ग्रीन कलर का, इसको भी देख करके आप समझ सकते हैं। ये देखिए इसमें दी गई है, ये इसका एंटीनी है, और ये कंपाउंड आई है, ये वॉल्किंग लेग्स हैं, ये इसके जो है जंपिंग लेग्स हैं पिछले, और ये जो है लेग्स में जो है ये आपके जो है ये सबसे बड़ा भाग जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फीमर बोलते हैं। ये इनके विंग्स दिख रहे हैं ये, और ये देखिए इसमें ये जो इसका सेगमेंटेड पार्ट है, ये अलग अलग सेगमेंट में इसका बॉडी जो है वो डिवाइड होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इसका गैंग जेनेटिलिया है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे इंसेक्ट का जो है पूरा आप जो है इसमें आप इसका अलग अलग पार्ट्स को जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो देख सकते हैं। तो ये इनके देखिए ये एग्स हैं, ये जो है निम्फ्स हैं, ये जो है पहले स्मॉल निम्फ्स हैं, उसके बाद फिर जो है वो मोल्ट होकर के ये थोड़ा सा ऐसे हुए हैं, फिर इस तरह के निम्फ होते हैं, फिर इस कलर में ये जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो है आपको ग्रासहॉपर का जो है मैं क्लास आपको पढ़ाया जो है जो राइस का मेजर पेस्ट है। आप लोग जो है अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स जाके के हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप निसंकोच हमसे जो है वो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।